अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 6 के प्रोग्राम ताजर की आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट। आज हम बात करेंगे मौजूदा मुल्की माशी और कारोबारी सूरत हाल के हवाले से। आज हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर इरफान इकबाल शेख साहब। आज इनसे इन मामलात पर तफसीली बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में इरफान इकबाल शेख साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि कारोबार में बेहतरी के लिए जो हुकूमत को आपने बजट के हवाले से तजावीज़ दी गई थी, उसमें किस हद तक अमल दरामद किया गया है? देखिए, जो चीज़ें तो हमने गवर्नमेंट को की थी, उसमें बेसिकली कुछ चीज़ें तो गवर्नमेंट ने मानी है और कुछ गवर्नमेंट ने अच्छे इक़दाम किए हैं जिसकी हम बिल्कुल तारीफ़ करते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो नज़रअंदाज कर दी गई हैं और मैं समझता हूँ कि उसको नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 के बाद जो सूरत हाल है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सूरत हाल है। इस सूरत हाल में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थोड़े से आउट ऑफ बुक्स हमें फ़ैसले करने पड़ेंगे ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकें। और यही चीज़ जो ना हम गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उसके ऊपर अमल भी होगा। तो अभी बजट पास होना है, उसमें जो जो चीज़ रह गई है वो मैं बता देता हूँ और जो जो चीज़ अच्छी की है पहले मैं उसको बता देता हूँ कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने खाम माल के ऊपर जो ड्यूटी थी उसको उन्होंने 0% कर दिया और 3% तक कर दिया। एक कुछ पे 3% किया, कुछ पे 0% किया, जो कि बहुत इंतहाई अच्छा इकदाम है। मैं समझता हूँ कि आपकी प्रोडक्शन जो है ना वो बेहतर हो जाएगी, आपकी वाइबिलिटी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी हमारी बिजनेस कम्युनिटी, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री स्ट्रेस में है और नेगेटिव में। इस वक्त हम 5.6% नेगेटिव पे है हमारी इंडस्ट्री और हमारा जो जीडीपी रेट है वो -0.4 पे है। तो हमें इसलिए ये इक़दाम अब करने चाहिए। हमने इसमें 2-3 चीज़ें गवर्नमेंट से कही हैं जो मैं अभी आपको बता दूँ जो कि होनी चाहिए कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ को आपने एक रिलीफ दिया और उसकी वजह से उसमें इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में उसमें लोग उसमें इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और चीज़ें आगे बेहतरी की तरफ भी जाएंगी। अब इंडस्ट्री के साथ, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ तकरीबन 40 इंडस्ट्रीज और अलाइड हैं इसके, उनके ऊपर उसका भी इम्पैक्ट आएगा। फिर तीसरी बात यह है कि आपने सीमेंट के ऊपर आपने प्राइसेस कम कर दी, ड्यूटी कम कर दी, 2 रुपये किलो की बजाय आपने 1.75 पाई। इस इंडस्ट्री के साथ भी आपकी रिलेट करते हैं तकरीबन 40 इंडस्ट्री, तो उसमें भी बेहतरी आएगी। ये 2-3 काम गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे किए हैं। सच्ची बात है कि ड्यूटीज़ कम कर दी और अपना जो और हमारे थे कुछ चीज़ों में बेहतरी। लेकिन हम कहते थे कि जिस तरह से अपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आपने रिलीफ दिया, इसी तरह आप बाकी सेक्टर्स पे भी रिलीफ दें। जब आप रिलीफ देंगे और जब आप अपना इन चीज़ों के ऊपर आसानी करेंगे तो इस वक्त जो हमारी पोजीशन है हमारी इकोनॉमी की वो बहुत स्लो है। हम 314 बिलियन जो हमारी इकोनॉमी थी उससे हम पहले तो 283 में आ गए। अब इस वक्त हम तकरीबन 250 के लगभग हैं, उससे भी थोड़ा शायद कम हो। तो अगर 250 बिलियन में है तो उससे चीज़ें स्क्वीज़ हो गई हैं। अब हमें चाहिए कि हमारा इकोनॉमी का व्हील जो ना वो चले। अब उसको चलाने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है मुख्तलिफ, क्योंकि आपके ये पैसे आपके यहाँ से नहीं आ सकते, ये इसमें IFM इन्वॉल्व है, फेडफ ये कह रहा है, हमें थोड़ा आउट ऑफ बुक से अब इसके फैसले करने पड़ेंगे। अब सेक्टर्स में कहीं से कोई पैसे ग्रे से लेके आता है, कोई ब्लैक से लेके आता है, कोई इन्वेस्टमेंट आती है, क्योंकि अब बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आनी फिलहाल। तो जो भी हमारे पास है उसको जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है किसी में भी और जिस सूरत में उसके पास मौजूद है उसको उस मनी को इस इकोनॉमी में पोर इन होने दें। जब वो पोर इन होगी तो आपका व्हील चलेगा और व्हील चलेगा तो आपकी इकोनॉमी बेहतरी की तरफ आएगी और हम प्लस में जाएंगे। जो आपने कहा जी हमने 2.1 पे जाना है, 2.1 पे जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसले करने पड़ेंगे। दूसरी बात, हमने गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट की थी कि एनर्जी जो है ना प्राइसेस ये ज़्यादा है यहाँ पे। जब आप कंपैरिजन करते हैं पूरे इस रीजन के साथ तो आप ये देखें कि इंडिया 8 सेंट पे है, आपका चाइना 10 सेंट पे है
और पाकिस्तान 16 सेंट से ऊपर है। अब आप बताएं कि इतना फ़र्क जब हो, डबल का फ़र्क हो, तो आप उनके साथ कैसे कम्पीट करेंगे? आपने इस रीजन में रहना है या काम भी करना है। तो इसको हमें एनर्जी को प्राइसेस को नीचे लाना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि आपकी पेट्रोलियम की प्राइसेस कम होगी। हम ज़्यादा एनर्जी जो हम बना रहे हैं वो हमारी पेट्रोल बेस ही है, तो हम 70% उससे बना रहे हैं, तो हमें उसकी प्राइसेस अब कम करनी चाहिए क्योंकि हमारी पेट्रोलियम की प्राइसेस कम हो गई हैं। उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा, हमारी एक्सपोर्ट बेहतर होगी, हमारे बिजनेसमैन जो ना हमारी इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, सपोर्ट मिलेगी। फिर हमने कहा था कि आप अपने इसको कम कर दें, इंटरेस्ट रेट को। अब इंटरेस्ट रेट जो ना आपका 13.25 से आपने 8% किया। हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इसको कम किया है। लेकिन जब आप इसी पूरे रीजन में जाके इसका तकाबुल करते हैं तो मलेशिया 2% पे है, चाइना 3.85% पे है, 4% पे इंडिया है, 5.5% पे श्रीलंका है, 6% पे आपका बांग्लादेश है। हम इस पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा हैं, हम अभी भी 8% पे हैं। और इसका ये नहीं कि फ़ायदा कि सब इंडस्ट्री को फ़ायदा होना है, इसका गवर्नमेंट को ख़ुद फ़ायदा होना है बहुत। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट ने 88% बोरिंग की हुई है लोकल बैंक से, जो पिछली गवर्नमेंटों ने की थी। 88% लोकल बैंक से उन्होंने बोरिंग की हुई है। अब वो बोरिंग जो है ना, जब आपने रीपे करनी है तो आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, तो आपको ज़्यादा पे करने पड़ेगा। जो मैंने कैलकुलेशन की, मैंने चेक कराया अपने R&D से, तो वो कहते हैं जी अगर आपका एक अपना % कम करते हैं आप, तो आपका 2 बिलियन का फ़र्क पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के ऊपर ये जो प्रेशर है, जो गवर्नमेंट के ऊपर इतना पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट इसको नीचे ले आती है 5% तक, तो गवर्नमेंट का बर्डन भी कम होगा और हमारी इंडस्ट्री भी बूस्ट करेगी, उसको भी सपोर्ट मिलेगी। अब आ जाए तीसरी बात पे, हम बात करते हैं कि हमने कहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें अब करनी पड़नी है। देखिए हमारा जो विद होल्डिंग टैक्स है, विद होल्डिंग टैक्स आप कहते हैं जी हमने इंटीग्रेशन में जाना है। 13 जो ना हम सेक्टर्स हम उसको इंटीग्रेशन में लेके जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, आप इंटीग्रेशन में लेके जाएं। बट इंटीग्रेशन में ले जाने से पहले या इंटीग्रेशन को कामयाब करने से पहले हमें उसकी पूरी चेन बनानी पड़ेगी, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है। अब आप देखें कि यहाँ पे हमने रिटेल को तो कह दी जब आपको इंटीग्रेशन में जाएंगे और 14 से आपको 12% पे ले आएंगे। पहली बात तो ये हो गई कि आपने 12% जो रेट किया है वो आपने तमाम सेक्टर्स पे नहीं किया, आपने सिर्फ लेदर पे और फैब्रिक्स पे और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पे किया, जो कि मैं समझता हूँ कि इन इक्वालिटी है। आपको तमाम सेक्टर्स जो ना उन सबको जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन सबको 12% पे लेके आना चाहिए, ताकि सारे इक्वल बेस पे चल सकें। दूसरी बात, और मैं समझता हूँ ये नॉर्मली भी है, इसको ठीक भी करना चाहिए। दूसरी बात कि जब आप इंटीग्रेशन में जाते हैं तो इंटीग्रेशन में आपको पूरा चेन पूरी मुकम्मल करनी होती है। आपने फैक्ट्रीज को आपने कर लिया रजिस्टर्ड, आपने रिटेल को आपने रजिस्टर्ड कर लिया, बट जो दरमियान में है वो आपका डीलर है और आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, वो दोनों इसमें नहीं है। हमने 12 कोशिश की है कि आपकी उनसे मीटिंग भी करा दें। आपने हमें कहा था जब हमारी मीटिंग करा दें, मैंने डॉक्टर अतीक सरवर साहब से मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि जी इनके साथ एक मीटिंग कर ले, ताकि ये भी इसमें आ जाए चेन में, ताकि हमें बिलिंग मिलना शुरू हो जाए और चीज़ें बेहतरी की तरफ चल पड़े। और वो लोग क्यों नहीं आते, मैं आपको बताता हूँ वजह। 4.5% विद होल्डिंग टैक्स है। अब 4.5% विद होल्डिंग टैक्स में, जबकि उनका टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटर का और डीलर का कोई 0 से 25% से लेके 0.25 से लेके 1% तक उनका मार्जिन है। अब 1% पे या 1.5% पे समझिए आप मैक्सिमम को काम कर रहा है, वो 4.5% में विद होल्डिंग टैक्स दे के कैसे एंटर होगा, उसको तो फिजिबल ही नहीं है। तो जब तक आप इस विद होल्डिंग टैक्स को रेशनलाइज नहीं करेंगे, बेहतर नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम आएगी। और गवर्नमेंट ने हमारे साथ वादा भी किया था, डॉक्टर अतीक सरवर साहब से, हमारे चेयरमैन FBR से हमारी मुलाकात हुई और मैडम ने हमारा जो चेन स्टोर्स हमारी एसोसिएशन है उसके साथ एक MOU साइन किया, जिस पे उनके साइन भी हैं। उसमें ये कहा गया था कि 4 चीज़ें हम करेंगे। पहली बात उन्होंने कहा था जी हम 5 साल के आपके पिछले जो है ना वो नहीं खोलेंगे, क्योंकि जब आप इंटीग्रेशन में जाएंगे तो आप पूरी 100% सेल शो करेंगे, तो पिछले सालों के साथ हम पिछले साल नहीं खोलेंगे। उसका भी इस बजट में जिक्र नहीं हुआ। फिर नंबर 2 उन्होंने कहा था कि हम विद होल्डिंग टैक्स को
हम तो 1.5% का आपसे वादा करते हैं, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे कि इस बजट में आपको 1% तक लें। वो भी वादा पूरा नहीं हुआ। फिर तीसरा उन्होंने कहा था कि आपके साथ जो है ना वो हम एक और चीज़ का हमारा वादा उन्होंने किया था। उन्होंने कहा था कि जी हम आपका ऑडिट नहीं करेंगे 2 साल के लिए। एक तो 5 साल का ऑडिट हमारा था, एक जो कमिंग ईयर है जिसमें आपने इंटीग्रेशन अगर पूरा मराहल से गुजरना हमने, तो उसमें बेशुमार गलतियाँ महकमे से भी होनी है, बेशुमार गलतियाँ हमारे से भी होनी है। क्योंकि जब आप इस पूरे सिस्टम को लेके आते हैं, पूरे सिस्टम को चेंज करते हैं, तो उसको टाइम लगता है। तो जब आप कंप्यूटराइज करते हैं तब भी उसको करने के लिए तब भी थोड़ा टाइम लगता है। तो हमने कहा जी 1 साल ये भी जो ना इसको भी ऑडिट फ्री किया जाए। गवर्नमेंट ने हमारे साथ एग्री किया था कि हम ऑडिट फ्री करेंगे, सेल टैक्स में भी, इनकम टैक्स में भी। लेकिन दोनों चीज़ों का जिक्र इस हमारे बजट में नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इन हालात में जिसमें आपने हमसे वादा करके MOU साइन किया उन पर अमल बराबर नहीं कर सकेंगे या नहीं करेंगे, तो फिर हमारे जो अपना जो एसोसिएशन है वो तो इसके ऊपर बड़ी नाला है कि नहीं हमारे साथ वादा करने के बाद चीज़ें पूरी नहीं की गई। तो मैं समझ गवर्नमेंट को इसको फौरी तौर पर रिकन्सिडर करना चाहिए। और जो बजट आपकी जो भी जा रही है तजवीज़, आज तो 22 तारीख है, 30 तारीख तक बजट ने पास होना है, उसमें इसको ठीक करवाया जाए ताकि आसानी हो सके। अच्छा इरफान साहब, आप क्या समझते हैं कि माशी बेहतरी के लिए हुकूमत को फौरी तौर पे क्या इकदाम करने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो मैं बताया कि आपको एनर्जी कॉस्ट जो है ना उसको कम करना, फिर आपका विद होल्डिंग टैक्स को कम करना, फिर जहाँ से जिस तरफ से भी कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है उस इन्वेस्टमेंट को अपना कबूल करना, इस इकोनॉमी में मनी को pour in होने देना। फिर आपने देखें कंस्ट्रक्शन में भी कुछ इन्होंने एनॉमलीज किए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने कहा है जी कि हम प्लॉट के ऊपर करेंगे, उसको देंगे, जिसके बाद जो प्लॉट खरीदेगा। भाई यहाँ तो प्लॉट लाहौर में जैसे शहर में या जो कंजस्टेड शहर है वहाँ पे तो प्लॉट तो है ही नहीं सर। वहाँ तो पुरानी कोठियाँ होती हैं, जो पुराने हाउस होते हैं वो लिए जाते हैं, आपने उसको निकाल दिया उसमें से। तो ये नॉर्मली इसको उसमें शामिल करें कि पुराना जो घर कोई लेता है या पुरानी कोई बिल्डिंग बनी हुई लेता है तो बाप दादा वाली, तो वो उसको हम उसके ऊपर हमने बना के कोई अगर बड़ा हमने प्रोजेक्ट करना है तो वही हमारे पास अवेलेबल है। तो नया प्लाट तो अवेलेबल नहीं है लाहौर शहर में, तो आप उसको भी उसमें शामिल करें ताकि वो आसानी से कर सकें। फिर पैसे जो है ना वो कहते हैं कि जी आप 100% चेक पे करें। भाई चेक पे कैसे करेंगे आप, जबकि एक बंदा ज़्यादा शो करना चाहता है, मिसाल के तौर पर वाइट शो करना चाहता है कि अगर आपका FBR रेट है और आपका DCO रेट है वो उससे ज़्यादा शो करना चाहता है, तो आपको उसमें उसको अपना जहाँ से भी पैसे लेके आता है, जो भी पैसे खर्च करता है उसको अकोमोडेट करना चाहिए। फिर तीसरी बात यह है कि इसमें रेंट और लीज़ का आपने लिया नहीं, फिर किसी ने बना के उसका आधा सामान जो है ना बिक जाता है, आधी चीज़ें बिक जाती हैं, आधी चीज़ें नहीं बिकती, वो रेंट पे देना चाहता है। तो ये दोनों, इसको भी यहाँ पे इसमें नहीं दिया गया, इसको भी इसमें डालें। तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी जो कमेटी बनाई गई है जो अनॉमलीज़ की, मैंने उसको आज लिखवा दिया है, सारा बता भी दिया कि इसको किस तरह से करना है। बट मेरा ख्याल में गवर्नमेंट जो है ना इसमें थोड़ी सी अपना रिलक्टेंट है, इसको फौरी फैसला करना चाहिए ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ आएँ। देखिए, इन्वेस्टमेंट उस वक्त आएगी जब आप उनको रिलीफ देंगे। जब आप रिलीफ देंगे, इस वक्त तो सबसे पहला जो काम है कि अगर आपने टारगेट रखा है रेवेन्यू टारगेट 4963, जो मैं समझता हूँ थोड़ा अनरियलिस्टिक है। पिछले साल आपने रखा था 5550, जो कि बाद में रिड्यूस करके आपने 4700 किया। फिर जब आपने पूरे साल को कलेक्ट किया, कोविड की वजह से वो 3900 हुआ। तो मैं समझता हूँ कि इस बार भी कोविड क्योंकि चल रहा है अभी, तो ये कंटिन्यू और बड़ी पीक यहाँ पे आनी है और बिजनेस इतने तेज़ी के साथ अपना बेहतर नहीं होने, बल्कि बहुत बुरे हालात हैं। तो इन हालात में ये टारगेट ज़्यादा रखा गया, इसको टारगेट को भी रिवाइज़ करें, टारगेट को भी रेशनलाइज करें, बेहतर अपना करें और अपना सही रियलिस्टिक उसका अपना लाएं ताकि लोग उसमें कर सकें। और नंबर 2, इस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बिजनेसेस चलें। अगर बिजनेस आपके नहीं चलेंगे तो रेवेन्यू कहाँ से इकट्ठा करेंगे आप मुझे बताएं। आपकी फैक्ट्रीज नहीं चलेंगी, आपकी ट्रेड नहीं चलेगी, आपकी इंपोर्ट नहीं चलेगी, आपकी एक्सपोर्ट नहीं चलेगी, तो कैसे होगा। फिर जो सबसे ज़रूरी जो हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है, जो इसमें निगलेक्ट की है बजट में, वो ये था, हमने गवर्नमेंट से कहा था कि जी ये एग्रो बेस्ड कंट्री है, तो एग्रो बेस्ड जो है ना अगर हम चीज़ों को फुल तौर पे एड्रेस करेंगे तो इसका रिजल्ट जल्दी आते हैं, क्योंकि क्रॉप्स आपकी 3 से 6 माह के अंदर आ जाती हैं। अब आपकी हम बात करते हैं कॉटन की। कॉटन हम 600 बेल पर हेक्टर कर रहे हैं और अब
इंडिया जो हमारे साथ है, मशरकी पंजाब 1700 बेल पर हेक्टर कर रहा है। अब आप ये देखें कि हमने इसके ऊपर काम ही नहीं किया, ना हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया, ना हमने पेस्टिसाइड के ऊपर काम किया। हम सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, हम आपके हाइब्रिड सीड हम अपना इंपोर्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें लोकली मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, प्रोडक्शन होनी चाहिए, प्रोड्यूस होनी चाहिए। इसके ऊपर हमने काम नहीं किया। इंडिया हमारे साथ देखें मशरकी पंजाब कहाँ तक चला गया। हम 1500 मिलियन बेल हम करते थे, इंडिया 1400 मिलियन बेल करता था इसकी कॉटन की। इंडिया 14 से चला गया 42 पे, हम 15 से कम होकर 9.1 पे आ गए। तो मैं समझता हूँ कि हमें तो इन चीज़ों के ऊपर फौरी तौर पे एड्रेस करना चाहिए। फिर उसके बाद हमारी आप देखें कि हमारी जो ट्रेड है उसकी हलाल फूड की, वो हलाल फूड की ट्रेड है 1000 बिलियन की, 1000 बिलियन की ट्रेड है, जिसमें हमारा शेयर कितना है 0.4 बिलियन, जो कि ना होने के बराबर। हम कहते हैं हमारे पास लाइफ स्टॉक बहुत है, हम मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो पर हमारा आप देखें कि बिजनेस क्या, उसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ आपको। उसकी वजह ये है कि आपने उसके ऊपर काम नहीं किया। आपने जो लोगों ने जिन्होंने एक्सपोर्ट करना है, आपने उनको एसएमईज को अपने साथ मिलाया नहीं। अब एसएमईज जो है ना, जिसने एक्सपोर्ट करना है उसने पहले कंप्लाइंस करनी है, तो फिर उसकी एक्सपोर्ट होगी। अब कंप्लाइंस करने के लिए उसको सर्टिफिकेशन चाहिए। हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट कोई यहाँ पे लेबॉर्ट्री नहीं है जो सर्टिफाइड कर सके। हमें सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है बाहर से, मुख्तलिफ कंपनियों से। वो 30 लाख से शुरू होती है, 1.5 करोड़ रुपये तक जाती है। अब आप मुझे बताएं, आम छोटा एसएमई जो ना, वो इतने पैसे कहाँ खर्च करेगा। यहाँ तो गवर्नमेंट इसमें एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड में उनका कोई शेयर करे कि 50% गवर्नमेंट दे, 50% वो दे, ताकि लोग कंप्लाइंस करने के काबिल हो सके। जब कंप्लाइंस करेंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी, और सबसे बड़ा हमारा काम ही है कि हम अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर करें। हमारी इकोनॉमी बेहतरी तब होगी जब एक्सपोर्ट बेहतर होगी। फिर इसी तरह आप आ जाए आईटी में। आईटी में हम ऑफिशियल अनऑफिशियल मिला के 1.8 बिलियन हम करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। अब हमारा साथ हम साया मुल्क है, वो 134 पे चला गया, 126 था पहले, अब 134 पे चला गया। अब 134 बिलियन की वो एक्सपोर्ट का है, ना वो हमारे से ब्रेन में बेहतर है, ना आईक्यू में बेहतर है, ना हमारे पास उनका कोई एचआर हमारे से बेहतर है। सिर्फ ये है कि वो उनकी डायरेक्शन ठीक है। और नंबर 2, उन्होंने मार्केटिंग किया प्रॉपर। उन्होंने सिलिकॉन वैलीज में अपने 3 अदद वहाँ पे ऑफिस खोले गवर्नमेंट ने, जो लोगों को वहाँ पे, जो उनके इंडियन जो अपना बिजनेसमैन है, उनको बिजनेस वहाँ से लेके देते हैं। और वो उनके साथ जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अमेरिकन, उनके साथ उनका लाइसेंस करवाते हैं। हमारे पास कम से कम एक कंपनी तो होनी चाहिए उसमें सिलिकॉन वैली में, जो हमारे इस काम को आगे कर सके, लाइसेंस कर सके। लाइसेंस होनी चाहिए कंपनी। लाइसेंस कंपनी हमारी अपनी होगी तो बिजनेस भी लेके देगा पाकिस्तानी इसको। अब आप डाटा देखें तो पाकिस्तानियों को वीज़ा लगे हैं पूरे पिछले साल में 24,000 अमेरिका के, और इंडिया को आप देखें तो 1,25,000 लगे। तो मैं समझता हूँ कि हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। हमें इसके ऊपर देखना पड़ेगा इसको हम किस तरह से कर सकते हैं। फिर अब आप आ जाए उसमें, उसके बाद आ जाए आप हमारे दूसरे सेक्टर्स में। हमने सिर्फ टेक्सटाइल को प्रमोट किया, टेक्सटाइल के लिए किया। इंजीनियरिंग में हम बिल्कुल अपना नहीं कर रहे काम, ना हमने प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम किया, ना इंजीनियरिंग में काम किया, ना हमने फार्मा को इतना ज़्यादा किया। ये फार्मा में हम बहुत आगे जा सकते हैं, अफ्रीका में बहुत चांसेस हैं। उसके ऊपर लाहौर चैम्बर ने एक अफ्रीकन टेस्ट भी बनाया यहाँ पे, और फिर अपने एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर भी बनाया। हम समझते हैं कि इसके ऊपर काम फौरी तौर पे होना चाहिए। इंडिया अगर $25 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है और चाइना $93 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है वहाँ पे अफ्रीका में, तो हम 1.49 पे क्यों टिके बैठे हैं? या हमने इसके ऊपर किया, हमने तो हम हमारी एक्सपोर्ट का एक्चुअली डिलेमा ये है कि हमने 13 मुल्क रखे और 13 मुल्कों से ज़्यादा हमने काम ही नहीं किया। जो नई मार्केट्स हैं, जो नए अपना एवेन्यूज़ हैं, उनके ऊपर हमने काम नहीं किया। तो इसकी ज़रूरत है, ये हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए, काम करना पड़ेगा हमें, तब जाके हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकेंगे। अच्छा इरफान साहब, ये बताइएगा कि लाहौर चैम्बर सनत और तजारत के मसाइल के हल और तरक्की के लिए क्या किरदार अदा कर रहा है? देखिए जी, कोविड के वक्त मार्च से, जब से अपना लॉकडाउन स्टार्ट हुए, लाहौर चैम्बर एक वाहिद चैम्बर है पाकिस्तान में जिसने हर वक्त अपनी इंडस्ट्री के लिए, अपनी ट्रेड के लिए आवाज़ उठाई। और इंडस्ट्री खुल नहीं रही थी, हमने इंडस्ट्री खुलवाई। अल्लाह के फजल करम से हमने एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करवाया, हमने दूसरी इंडस्ट्री खुलवाई। इसी तरह ट्रेड्स के हमने बहुत बड़ा वर्किंग की, सारी ट्रेड्स को खुलवाया।
मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तमाम चैम्बर से लाहौर चैम्बर की है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ। फिर लाहौर चैम्बर एक वाहिद चैम्बर है जिसने अपने प्रेमिसेस में एक अदद वहाँ पे बनाया एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर, जिसमें आपको टोटल आपको पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ किस मुल्क में कर सकते हैं उसकी पूरी मालूमात दी जाती हैं, पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। फिर उसके बाद ये कि आप क्या चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं, क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसका प्रोसीजर क्या है और किस तरह से आप एक्सपोर्टर बन सकते हैं, इसकी भी पूरी मुकम्मल आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है। फिर तीसरा जो हमारा नेग्लेक्टेड मैं समझता हूँ कि हमारा है अफ्रीका, जो बहुत बड़ा इमर्जिंग मार्केट है, उसके लिए हमने एक अफ्रीका डेस्क यहाँ पे बनाया और उसके पूरे तमाम मुल्कों का हमने डाटा उसमें अपना मेंशन किया कि कौन से मुल्क में कौन सी कमोडिटी की डिमांड है और पाकिस्तान किस में दे सकता है और दुनिया में वो कहाँ से मंगवा रहे हैं और हम उसमें कितना शेयर कर सकते हैं और हम किस तरह से कर सकते हैं और उसका प्रोसीजर क्या है, वो सारा प्रोसीजर भी हमने यहाँ पे पूरा बुक्स बना के रख दी हैं ताकि हमारे बिजनेसमैनों को आसानी हो सके, ये कर सके। तो लाहौर चैम्बर तो अपना काम करता आ रहा है, गवर्नमेंट के साथ हमारे मामला चल रहे हैं, हम गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि गवर्नमेंट हमें इस तरह से हमें लेके चले ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस स्पीड के साथ काम होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत है कि काम हो, बिजनेसेस हों, उस एनर्जी की ज़रूरत है, हमें उस अपना तवानाई की ज़रूरत है कि हम तेज़ी के साथ अपने जो हम नीचे माइनस पे जा चुकी हमारी इकोनॉमी उसको उठा सके। उस तेज़ी के साथ हम काम नहीं कर रहे। कोविड-19 नो डाउट कि उसने पूरी हमारी इकोनॉमी को, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को 3 से 4% उन्होंने डिक्लाइन पे कर दिया, जीडीपी रेट सबके कम हो गए। लेकिन हम गरीब मुल्क हैं, हमें थोड़ा ज़्यादा जल्दी फैसला लेना पड़ेगा, हमें ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, अपनी इंडस्ट्री को उठाना पड़ेगा, अपनी ट्रेड को उठाना पड़ेगा। नहीं उठाएंगे तो हमारा तो हाल ही कोई नहीं, हमारे पास तो ना इतने वसाइल हैं, ना हमारे पास इतने पैसे हैं, तो हम इस पर डिले नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट भी आपके प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट से कि तमाम मामला को तेज़ी के साथ देखा जाए, इसमें लेजीनेस छोड़ दिया जाए। ये अपना जो हम करते हैं कि जी मैगमे के सुर्ख फीता सब्ज़ फीता, खुदा के लिए इसको निकाल के सिंपलेस्ट वे निकाले जाए, लोगों को काम करने दिया जाए, लोगों के काम करने में सपोर्ट किया जाए, उनका हल किया जाए। और बेशुमार हमारे हमने बना के भेजे हैं, अब इसमें गवर्नमेंट को बजट की तजावीज़ बनाई है, मैंने कुछ तो आपको बता दी हैं, कुछ और हैं जो टेक्निकल हैं वो मैंने सारी बना के भेज दी हैं। तो मैं समझता हूँ कि जैसे आपने मैंने बताया था कि रिटेल टियर 1 जो है उसका भी एक बहुत बड़ा मसला है, उसको भी अगर आपने इकोनॉमी में उसका शेयर लाना है तो ये सारी चीज़ें उसके साथ हल करनी पड़ेंगी। आपको रेट भी एक करना पड़ेगा 14 से 12 तमाम ट्रेड सेक्टर्स के लिए। इसी तरह अब आप देखेंगे आपकी जो है उसमें कमी आनी है आपके रेमिटेंस में। हमारी रेमिटेंस आती है सऊदी अरब से आती है $5 बिलियन आती है, यूएई से आती है 4.3 बिलियन, यूके से आती है 3.4 बिलियन, अमेरिका से आती है 3.3 बिलियन डॉलर और हमारी जीसीसी कंट्री से आती है 2.1 बिलियन, जिसमें कतर, बहरीन ये सारे शामिल हैं। तो अब वहाँ पे ले ऑफ होना शुरू हो गया, पाकिस्तानी वापस ओवरसीज आने शुरू हो गए हैं। अब वो 50,000 के करीब तो अनाउंस कर दिए कि अब आ रहे हैं वापस। अब वो 50,000 के करीब आएंगे तो $5 बिलियन की तुम्हारी रेमिटेंस कम हो जानी है, क्योंकि हम अपना गैप पूरा करने के लिए करते थे एक्सपोर्ट का और इम्पोर्ट का। इम्पोर्ट हमने बड़ा अच्छा किया कि हमने $7 बिलियन की हमने इम्पोर्ट्स कम किए। मैं उसमें समझता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी इम्पोर्ट्स हैं जो कि ज़रूरी होती हैं, तो उसमें भी साथ साथ थोड़ी सी अपना मुश्किलात आ रही है लोगों को। फिर आप एडवांस टैक्स देते हैं इम्पोर्ट के ऊपर, ये भी एडवांस है, अभी कुछ चीज़ लाया नहीं, बेची नहीं, आप उस पर पहले ही एडवांस उसको टैक्स ले रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में आती हैं, उनको आपने हल करना है। हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, हमें ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद इस मुल्क में बेहतरी आएगी। जी नाज़रीन, आपने सुनी सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इरफान इकबाल शेख साहब की बातें। इसी के साथ अपनी मेज़बान फलक बट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।